के प्यारे दर्शकों, हमारे प्रोग्राम ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम में आज हम अपर मुख्य सचिव रेशम हथकरघा और वस्त्रोद्योग श्री रमा रमण जी के सामने हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय अपर मुख्य सचिव हैं। 1987 बैच के बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। बिहार के बेगूसराय में आपका जन्म हुआ और उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक से इंजीनियरिंग की और सिविल सर्विस में आ गए। सिविल सर्विस में आने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आपका चयन हुआ। कैडर आपको यूपी कैडर मिला और उसके बाद आपकी जो निरंतर यात्रा थी विकास के लेकर, समाज को लेकर, वो चलती रही। तो आज हमारे इस ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम की कड़ी में रमा रमण जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इंडिया न्यूज़ हिंदी में ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने बिहार से एक बेगूसराय जैसे अति पिछड़े जिले से आप आते हैं। क्या मतलब बाबू साहब के घर में पैदा हुए थे आप या किसी नॉर्मल इंसान के? मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं, लेकिन ये है कि हमारे परिवार में संस्कार शुरू से ही, हमारे दादा भी, हमारे नाना भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और मेरे जो दादाजी थे वहाँ पे वकील भी थे और राजनीति में भी वो थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान किया था। तो बेसिकली हम देश के लिए समर्पित परिवार से हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं और बैकग्राउंड कृषक परिवार कह सकते हैं और उस परिवार से आए हैं। और लेकिन संस्कार माता पिता का बहुत ही उच्च संस्कार माता पिता ने बच्चों को दिया था, तो उसी संस्कार को लेके आगे बढ़े थे। मतलब देश के लिए कुछ करने का जज्बा आपके खानदान में था, वो खानदानी आपको जो है मिला है। इसीलिए आपने बीटेक करने के बाद सीधे सिविल की तरफ ज्वाइन किया और चयन हुआ और आप आ गए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आप बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे। देखिए, उससे पहले मैं चयन के पहले थोड़ा सा मैं एक कदम पीछे और जाना चाहूँगा कि बीटेक ही नहीं, मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वाराणसी से हुई है। वहाँ पे जे कृष्णमूर्ति हैं, उनके फिलॉसफी पे आधारित स्कूल है राजघाट बेसेंट स्कूल। तो मेरी शिक्षा वहाँ पे हुई है और सामान्य शिक्षा से थोड़ी अलग शिक्षा, ये जो राजघाट बेसेंट स्कूल में सामान्य से थोड़ी अलग शिक्षा होती है और वहाँ पे पढ़ाई के अलावा व्यक्तित्व के विकास पे जोर होता है कि वहाँ पे व्यक्ति मानवतावादी हो, सृष्टि की तरफ उन्मुख हो, सिर्फ कैरियर अपने उन्मुख ना हो, पूरी जो सृष्टि है उसकी ओर देखे, अच्छे मतलब नेचर की ओर ध्यान से देखे और देखे कि परमात्मा ने उसको उसके लिए क्या क्या चीज़ें बनाई है, उसका आनंद ले और जीवन में सिर्फ नौकरी ओरिएंटेड ना हो। ऐसा व्यक्तित्व बने जो समाज में सब लोगों को आनंद दे सके। ऐसा व्यक्तित्व वहाँ पे स्कूल निर्मित करता है। तो बेसिकली जो हमारा फाउंडेशन है, एक तो माता पिता ने जो अपनी शिक्षा दी, जो संस्कार दिया, वो है। फिर राजघाट बेसेंट स्कूल का मेरे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं ये कहूँगा कि शिक्षा और संस्कार दोनों ने आपको समाज के लिए खड़ा किया। तो आप भारत सरकार में भी रहे। भारत सरकार में आप गृह मंत्रालय में निदेशक के तौर पर करीब 3.5 साल रहे। क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ रहने पर आपका? वहाँ पे भारत सरकार में जाने पे क्या होता है कि हमारा जो विजन है, जो कैनवास है, वो बड़ा हो जाता है पूरे देश भर का। फिर विदेश से भी जो इंटरनेशनल भी रिलेशंस है, उससे भी संबंधित मसले होते हैं और अलग अलग प्रांतों में क्या समस्याएं हैं,
कानून व्यवस्था संबंधित, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित उसका एक्सपोजर मिलता है, तो आपका विजन बहुत ब्रॉड हो जाता है। पूरे देश के बारे में एक आपके सोच बनती है, और एक जो एक्चुअल में जो देशभक्ति का जज्बा बनता है, जब भारत सरकार में आप काम करते हैं तब लगता है कि सारे प्रांत हमारे हैं। सब हर वहाँ के हर नागरिक हमारा अपना है, उनके लिए आप कुछ कर पाते हैं तो अच्छा लगता है, उनसे आपको जुड़ाव का मौका मिलता है पूरे देश के नागरिकों से। तो आप ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में भी आप थे जी, करीब 3.5 साल वहाँ भी रहे थे, तो आपने बहुत काम किया है, कैसा लगता है आपको? उस समय जो मेन वहाँ पे जो काम था, जो ग्रामीण विद्युतीकरण का जो काम चला, जो कि अभी कुछ समय पहले आके और सभी मजरों में बिजली पहुंची है। हाँ, तो उस समय व्यापक रूप से उस योजना के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पे काम चल रहा था, तो उसमें काम करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगता था कि दूर दराज के मजरे, दूर दराज के गांव जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची, वहाँ के लोगों तक बिजली पहुँचती थी, तो वहाँ से जब फीडबैक आता था उसको वहाँ जाके देखते थे, उनसे बात करते थे, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी, तो लगता था कि हम देश के उसमें तरक्की में, विकास में योगदान कर रहे हैं। जो बच्चे हैं अब इनका भविष्य उज्जवल होगा, ये बच्चे भी बिजली की रोशनी में पढ़ के आगे बढ़ेंगे, तो ये सेटिस्फैक्शन उस मतलब वो मन की शांति के लिए, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आपने इसलिए काफी काम किया। हाँ, उस समय ऊर्जा में भी रहते हुए और गृह विभाग में भी रहते हुए। हाँ, उस समय यही लगता था कि मतलब हम वास्तव में जिस हेतु इस सर्विस में आए हैं, हाँ, वो फलीभूत हो रहा है। ठीक है। आप ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश के ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं या ये 3 ऐसे नाम हैं जो मतलब लोगों के मन में, जो आईएएस है वो सोचता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मुझे वहां जाने का अवसर मिले, और आप तकरीबन 6 साल लगातार रहे। 2 सरकारें बदल गई और दोनों सरकारों के बदलने के बावजूद आप नहीं बदले, तो क्या मैं ये मानूं कि आप सरकार की मंशा के अनुरूप काम करते रहे? उनके जो भी उन्होंने बनाई योजनाएं, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने में रमण ही एक ऐसा नाम था जो बहुत आगे था, इसीलिए आपको रखा गया? नहीं, मैं इससे अलग कारण बताऊंगा जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। ठीक है। कितना संघर्ष मैंने किया है, कितना तनाव वहाँ पे झेला है, ये लोगों को नहीं पता है। मैं भारत सरकार से लौटा तो उस समय ग्रेटर नोएडा में आंदोलन चल रहा था एक्विजिशन के खिलाफ, और लगभग 1 साल से आंदोलन चल रहा था, और विकास के कार्य बिल्कुल ठप थे वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, और बहुत जल्दी अधिकारी बदल रहे थे, तो भारत सरकार से आकर मुझे वहाँ सरकार ने पोस्ट कर दिया। तो मैं अनुशासित अधिकारी हूँ, सरकार जहाँ भी पोस्ट करती है मैं वहाँ बिना किसी उसके जाता हूँ और मन लगा के काम करता हूँ, जो भी जिम्मेदारी मिली। इसके जवाब देने के बाद मैं एक और अपना पहला डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग का बताऊँगा। लेकिन इसमें क्या था कि किसानों ने प्राधिकरण में, जब मैं पहले दिन गया तो ताला लगा रखा था, कोई अधिकारी नहीं जा पाएगा, तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, अब कैसे काम करेंगे। यहाँ पे किसानों ने जगह जगह धरना दे रखा था, तो मैंने सोचा ठीक है, किसानों ने जब हमारे प्राधिकरण पे कब्जा कर रखा तो मैं किसानों के गांव चला जाता हूँ। तो मैं किसानों के गांव जाने लगा अपने 2-4 अधिकारियों को लेकर के, और उनके गाँव के बीच बैठता था। अच्छा, उनके गांव में चला जाता, किसानों के बीच में गाँव में बैठने लगा, उनकी खटिया पे बैठता था, बहुत गर्मी में पसीने से तरबतर हो गए बैठता था, और उनके जो यंगस्टर्स होते, क्योंकि उनके बीच में गुस्सा था, उनकी ज़मीन एक्वायर की गई थी और कई गाँवों की ज़मीन एक्वायर की गई थी, तो सभी गाँव के किसान आंदोलित थे। तो उनके बड़े बुजुर्ग होते थे, वो लोग तो गालियाँ बकते थे अधिकारियों को, मैं भी चुपचाप गालियाँ सुनता था। तो उनको लगता था कि ये ऐसे ही आए हैं, ये चले जाएंगे, आम अधिकारियों की तरह हैं। तो मैं लगभग 15-20 दिन तक लगातार गाँव में जाता रहा। किसान आंदोलन को आपने समाप्त किया तो उनको लगा, जो बड़े बुजुर्ग थे उनको, कि भाई ये कुछ अलग टाइप का अधिकारी है। तो फिर वो कुछ वार्ता करने लगे सही प्लेटफॉर्म पे, भाई क्या ग्रीवांस है, क्या चाहते हैं। तो तब उनका धीरे धीरे विश्वास जमने लगा, तो कुछ ज़्यादा किसान फिर 100-50 किसान फिर इकट्ठे होने लगे। उनसे वार्ता करते करते फिर उनसे समझौता हुआ हमारा, और उस समझौते में ये हुआ कि हम उनको उनकी जो ज़मीन एक्वायर की गई है उसके बदले में उनको डेवलप्ड लैंड देंगे, कुछ मुआवजा भी उनका बढ़ा के देंगे। उसी दौरान क्या हुआ कि
सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें ये था कि उसका आपको बैकग्राउंड बता दो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना सबकी ज़मीन इमरजेंसी क्लॉज लगा के एक्वायर की गई थी। इमरजेंसी क्लॉज में क्या होता है? अर्जेंसी क्लॉज, इमरजेंसी में अर्जेंसी क्लॉज लगा के ली गई थी। तो उसमें क्या होता है कि सुनवाई का जो अवसर होता है, जिसकी ज़मीन लिया है तो वो समाप्त करके सीधे ज़मीन ले ली जाती है। तो शुरुआत से ही जब से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई तब से अर्जेंसी क्लॉज के अंतर्गत ही हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने कर दिया कि जितनी भी ज़मीन, जो भी ज़मीन कहीं भी एक्वायर हो, अर्जेंसी क्लॉज के अंतर्गत वो नल एंड वॉइड है। तो इसके अंतर्गत सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा की नहीं, देश के कई राज्यों में इस तरह की लैंड जो नल एंड वॉइड होने लगी, एक्विजिशन खारिज होने लगी। तो नोएडा के सबसे पहले वहाँ पे शाहबेरी गांव था, सबसे पहले वहाँ का एक्विजिशन खारिज हुआ, फिर पतवाड़ी का हुआ, फिर वहाँ पे बिसरक गांव है। इस तरह से हमारे जो वहाँ पे करीब 19-20 गांव के एक्विजिशन खारिज होने लगे। जब एक्विजिशन खारिज हो गया तो अब वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो चुका है, बिल्डिंग बन गई, इंडस्ट्री लग गई, या पार्क बन गए, या सड़क बन गई। खारिज होने के बाद मतलब था कि अब उस प्रोसेस को वापस करने में तो अथॉरिटी पूरी बंद हो जाती। इसके अलावा बंद ही नहीं होती अथॉरिटी का मतलब इतने लोग जिन्होंने उसमें निवेश किया हुआ था, जिन्होंने फ्लैट खरीदे हुए थे, उनको फ्लैट नहीं मिलता, कितने लोग सुसाइड करते, कितने मुकदमे होते, तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत होती। जिसको बचाया वहाँ पे जाकर के किसानों के साथ समझौता करके, तो हाई कोर्ट में उसके बाद करीब 350 रिट हो गए एक्विजिशन के खिलाफ, 350 मुकदमे। तो वहाँ पे हाई कोर्ट में जाके सभी रिट एग्जाई करा करके उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में कराई, और मैं अपनी टीम के साथ 21 दिन तक हाई कोर्ट में जाता रहा हाई कोर्ट में। और पीछे वाली इलाहाबाद दर्शक के लिए जो पीछे बेंच, टूटी फूटी बेंच रहे, वहाँ बैठता था, रोज़ सुनवाई प्रोसीडिंग सुनता था, और रात में उसका जवाब तैयार कर रहा था अधिकारियों के साथ। इतनी 1 ट्रक फाइलें वहाँ लेके गया। अंत में वो सभी एक्विजिशन हमने वैलिड करवाया, कोर्ट से प्राधिकरण के हक में फैसला आया। तो ये संघर्ष किसी को याद नहीं है, कोई उसको देखता नहीं है कि हमने अथॉरिटी को बचाया। ग्रेटर नोएडा ये अथॉरिटी अगर मुझे लगता है कि आपका संघर्ष ही था जो आपको वहाँ पर इस्टेब्लिश किए हुए था, और सरकारों के पास ये मजबूरी थी कि अगर ये अधिकारी नहीं होगा इतना संघर्ष करने वाला, तो हमारे हाथ में कुछ रहेगा नहीं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसे संभाल पाना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जिसको संभाल पाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है इसलिए आपके संघर्ष को देखते हुए, आपके प्रयासों को देखते हुए सरकारों ने आपको 6 साल तक वहां पर बनाए रखा, क्योंकि किसानों का फिर विश्वास मेरे ऊपर जमा। हाँ, मुझे पता है उसके बाद किसानों ने आपका जब ट्रांसफर हुआ तो उसका बहुत विरोध किया, बहुत किसानों ने आंदोलन किया कि हम किसी को भी आने नहीं देंगे यहाँ पर, और दूसरा CEO, चेयरमैन किसी और को नहीं बनने देंगे, रमण रहेंगे तो हम काम करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। ऐसी तमाम चीजें बहुत हुई। किसानों की समस्याओं का हमने प्रायोरिटी पे समाधान भी किया, उनको उनकी ज़मीन के एवज में हमने डेवलप प्लॉट भी दिए, उनकी जिस तरह के भी समस्या थी उनका समाधान किया। सारे डेवलपमेंट के काम होने लगे। इवन इंडस्ट्रियलिस्ट की जो समस्या थी उनका समाधान किया, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच की जो चाहे मेट्रो लाइन हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे पानी भर जाना, ये वो चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे एलिवेटेड रोड हो, या पार्किंग हो, जितनी भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है वो उस समय, उस काल की वो मैन ऑफ द डेवलपमेंट। यू आर अ मैन ऑफ द डेवलपमेंट। इसी तरह से जैसे अभी सैमसंग की फैक्ट्री है, सैमसंग की फैक्ट्री लगी वहाँ पे, तो सैमसंग वियतनाम में जाके वो लगाना चाहती थी, उनके पास चेन्नई में लैंड थी, उनका दूसरा ऑप्शन हुआ था कि चेन्नई में लगाएंगे। लेकिन हमने सैमसंग के अधिकारियों से वार्ता करके उनको कहा कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग फैक्ट्री वहीं पे हम आपको लैंड देंगे। वो लैंड इंक्रोच थी, वहाँ पे किसानों के और दूसरे लोगों के, बाहरी लोगों के कब्जे थे, वो इंक्रोचमेंट हटवा करके, और वहाँ पे हमने PSC लगा करके और उसकी बाउंड्री करके वो ज़मीन हमने सैमसंग को दी थी वहाँ पे इतना। और उसके बदले में मेरे ऊपर व्यक्तिगत नाम से वहाँ के जो इंक्रोचर्स थे उन्होंने 8 मुकदमे किए थे
CGM कोर्ट में, वहाँ से खारिज हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। तो ये संघर्ष किसी को दिखता नहीं है लोगों को कि नहीं, आपने संघर्ष किया है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और चूंकि सच्चाई जो है वो लोगों को पता होती है, भले ही लोग कहें या ना कहें। इसके पहले आप कोई एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी आप, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी मतलब जो जिसका मुझे खुशी होती है, जिसका सेटिस्फैक्शन मिलता है, सबसे पहला जो मेरा डिस्ट्रिक्ट असाइनमेंट था अम्बेडकर नगर जिला था। ठीक है। जब मैं यहाँ से गया था तब मेरे वहाँ पे ना घर था, ना ऑफिस था और ना गाड़ी थी, सिर्फ एक नोटिफिकेशन था। हाँ, नया जिला बना था और वो नोटिफिकेशन लेके वहाँ गया था। तो वहाँ पे न रहने का ठिकाना था, ना ऑफिस जाने का। तो वहाँ पे एक बंद कताई मिल थी, मरेला मिल कहलाता है। तो उसमें बड़े बड़े जंगल उगे हुए थे और एकदम वीरान था और सांप टहलते थे, काले काले सांप। तो जंगल की सफाई करवा करके और वहाँ पे एक दो मकान की सफाई पुताई उताई करवा के, पैसा भी नहीं था, पुताई उताई करवा के हमने अपने और SP के रहने के लिए ठिकाना बनाया जंगल में, कह सकते हैं। और फिर SDO एग्रीकल्चर का एक ऑफिस था, वहाँ पे कलेक्ट्रेट का हमने ऑफिस बनाया। एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी, पुराना वो कोतवाली थी, वो SP का ऑफिस, उसको मरम्मत करके SP का ऑफिस बना। और इस 1.25 साल में वहाँ करीब रहा, लेकिन आम लोगों से जो मेरा जुड़ाव था, कोई भी मुझसे मिल सकता था किसी भी समय। और उस ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना था, उसके लिए ज़मीन लेके मुफ्त में ज़मीन ले करके, वहाँ पे पहले से एक्वायर्ड लैंड थी, लोगों ने कब्जा कर रखा था, भूल गए थे लोग, वो आज़ादी के पहले की थी, यहाँ के हवाई पट्टी बनी थी। तो वो ज़मीन हमने अपने स्वयं के दम पे, मैं अकेले टहलता था उस ज़मीन पे, फिर कब्जा हटवा करके कोई कब्जा दोबारा करे, उसका प्रिंट बनवाया कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनना था, उसी पे आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना हुआ है। और कहते हैं कि हमने जाके दोबारा देखा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं बहुत अच्छा बना हुआ। तो ये एक सेटिस्फैक्शन है सृजन का कि। तो मैं ये कहूँगा कि मतलब रमा रमण जो है वो नाम है जो विकास पुरुष जिसे कह सकते हैं। मतलब अगर अधिकारियों में, क्योंकि मैंने ये सोचा कि आप एक सरकार होती खाली उसी में रहते तो मैं सोचता कि आप किसी के लिए बायस थे, लेकिन दो सरकारें आई और दोनों सरकारों ने आपको इन तीनों प्राधिकरण में, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में चेयरमैन और CEO रखा। तमाम ऐसे ये तीनों चार्ज आपको दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रमा रमण नहीं होगा तो काम नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरों में उतना संघर्ष करने का, मान लीजिए, नहीं करना चाहते हैं, ये सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो मैं ये कहूँगा कि आपके संस्कार और आपकी शिक्षा ने आपको बहुत ताकत दी। मैं अन्य अधिकारियों के लिए ऐसी बात तो नहीं कह सकता। हाँ। कि और सभी केपेबल अफसर हैं। हाँ। हमारे उसमें बहुत से, लेकिन वो टर्बुलेंट फेज था और उस टर्बुलेंट फेज में हमने संघर्ष करके एक स्थिति ऐसी उस फेज से निकाल के ले आए थे। तो उस समय सरकार को विश्वास है कि छेड़ने से फ़ायदा नहीं, एक्सपेरिमेंट ना करें, इसी को चलने देते हैं, अपना समस्याओं से निकल के डेवलपमेंट भी होता रहेगा। संभवतः इस सोच के कारण मुझे इतने टाइम तक वहाँ सरकार ने रखा। और मेरी कमज़ोरी ये है कि जो भी जिम्मेदारी मिल जाती है तो फिर मेरे अंदर एक जुनून हो जाता है कि उसको, जो भी जिम्मेदारी उसको अच्छे से करे, अच्छे से अच्छे करे। इस दौरान जो भी काम मिला है उसमें पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए कुछ योजना निकाल के ले आए जिससे कि उनका भला हो। तो मतलब मैं ये मानूं कि आज जब आप उत्तर प्रदेश सरकार में रेशम, हथकरघा और वस्त्रोद्योग के अपर मुख्य सचिव हैं, तो मुझे लगता है कि बुनकरों की और जो ये छोटे छोटे घरों में काम करने वाले इस तरह के लोग हैं जो घरों में इसको कढ़ाई बुनाई ये सब करते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं, छपाई करते हैं, वस्त्रोद्योग में हैं, हथकरघा में हैं, रेशम में हैं, तो सिल्क में और इसमें सब में जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आज आप उनके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने मुख्यमंत्री जी के सामने अनुसूचित जाति के जो बुनकर हैं उनके लिए एक योजना प्रस्तुत की है कि उनको इस समय जो सबसे अच्छा पावरलूम है उसकी योजना ले आके उनको देंगे, जिससे कि वो उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो सके और समाज में उनका एक स्थान हो सके। इसी तरह से अन्य बुनकरों के लिए भी हम सोलर पावर की योजना ला रहे हैं। इसके अलावे आपको ध्यान होगा कि पहले कानपुर इंडिया का मैनचेस्टर कहलाता, लेकिन अब वो टेक्सटाइल जो है अब वो एक तरह से वहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब फिर से वो गौरव प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है कि उत्तर प्रदेश को गारमेंटिंग हब बनाना है। इस दिशा में नोएडा में ऑलरेडी 3000 इकाइयाँ हैं जो गारमेंट की हैं।
लेकिन हमें इसको 5 गुना बढ़ाना है। अगले 5 साल का लक्ष्य 5 गुना बढ़ाना है। तो आप 1-2 दिन बाद अखबारों में देखेंगे, हम विज्ञापन देने जा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कम से कम 10-11 टेक्सटाइल पार्क, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क शुरू से, मतलब कपड़ा बनाने से लेके और उसका फिर वस्त्र निर्माण तक के, उसके डाइंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, हर तरह की सुविधा उस पार्क में हो। ऐसे प्राइवेट सेक्टर में पार्क बनाने के लिए हम EOI आमंत्रित करने जा रहे हैं। तो ये इस तरह का प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगर इस तरह के इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लग जाएंगे तो हम समझते हैं कि न केवल रोजगार, क्योंकि गारमेंटिंग ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा कम निवेश पे सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है और उसके लिए किसी बहुत ज़्यादा डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उसमें गारमेंटिंग में तो आप पढ़े लिखे न हो, जैसे लेडीज़ हैं उनका तो जैसे कहते हैं उनके जीन में सिलाई है, जीन में सिलाई वो उनको आता है, घर से ही, माता से, घर से ही उनको सिलाई, थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग दे के, प्रशिक्षण दे के उनको बिना, मतलब अगर वो कोई जो शिक्षा ना भी हो तो भी उनको नौकरी मिल जाए। तो मतलब मैं ये उम्मीद करूं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में रेशम, हथकरघा और बुनकरों के लिए बड़ी योजनाएं आने जा रही हैं और उनका बड़ा उत्थान होगा। उनके विकास के, प्रगति के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसको निरंतर करते रहेंगे, ऐसा मैं मानूं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो अभी तक आपने समाज को जो दिया है उससे क्या सेटिस्फाइड हैं आप? ये तो निरंतर प्रक्रिया होती है, मतलब ये तो मृत्यु तक समाज को देने का, जो समाज से लिया है हमने, समाज ने ही हमें इस योग्य बनाया है, हमें पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, तरह तरह के अनुभव दिए, वो हमें देना है वापस। तो जब ये जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम स्वतंत्र रूप से जो नए युवा हैं, बच्चे हैं, हमारे कृषक हैं, उनके लिए काम करने का। कोई ऐसी दबी हुई इच्छा रह गई हो जो आपकी पूरी ना हुई? हमारी दबी हुई इच्छा ये रह गई कि जैसे स्कूल में तो हम लोग को डांस, ड्रामा, म्यूज़िक सब सिखाया जाता है, तो म्यूज़िक छूट गया, हॉबी के रूप में छूट गया, वो करना। हाँ, मतलब स्कूल में सिखाया जाता था, हम खुद नहीं गाते थे, हाँ गुनगुनाते थे। और दूसरा ये है कि कृषकों के लिए करना है, कृषकों के लिए करने अभी बहुत बाकी है। अभी हमारी खेती जो है, हालांकि सरकारों ने बहुत काम किया है कृषि क्षेत्र को आगे, लेकिन उसमें गुंजाइश बहुत है। अभी भी प्रिमिटिव खेती ज़्यादातर हिस्सों में होती है, तो किसान उस पर काम करना चाहते हैं, एक मॉडल विकसित करना चाहते हैं जिससे कि खेती लाभप्रद, क्योंकि अभी भी खेती ऐसी है कि किसान की पूंजी डूब जाती है। कुछ भी या तो ज़्यादा उपज हो जाती है तो उसको उसका रिटर्न नहीं मिलता है, या फिर ओला गिर गया, बारिश नहीं हुई, कुछ ऐसी हो गई तो फिर उसकी खेती मारी जाती है। तो ऐसे में बड़ा किसान बहुत ही उस पे रहता है, मार्जिन पे रहता है कि मतलब किसी तरह से नुकसान होता ही। तो वो उस पर काम करना चाहते हैं, उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, उसका प्रसंस्करण होके उसका ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिले। तो ये मन की दबी इच्छा है। अब परमात्मा कितना साथ देता है, ये ईश्वर करे कि आपकी इच्छा आपको सर्विस में रहते हुए भी पूर्ण करने का अवसर मिले और सर्विस के बाद भी मिले। और कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों से? हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि खासतौर से जो युवा हैं उनमें देश सेवा का, मतलब अपने कैरियर, अपनी नौकरी से अलग ज़्यादा बड़ा सोचने की ज़रूरत है। उसके उनके दिमाग में कहीं न कहीं ये रहना चाहिए कि हमें समाज को देना है, जो हमने लिया है समाज को देने का उनमें वो जज्बा होना चाहिए। और देश भी उनके दिल में, देश के तरक्की, देश को आगे बढ़ाने का जज्बा भी दिल में होना चाहिए। शिक्षा के उसमें ये उनके उसमें ये शिक्षा के साथ साथ ये उनके उसमें ज़रूर रहना चाहिए एजेंडा में। आज हमारे साथ ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम में आपने देखा कि ट्रेमेंडस पर्सन प्रोग्राम हमारा फलीभूत हो रहा है, क्योंकि आज हम जिस ट्रेमेंडस पर्सन से मिले उसके बारे में बहुत कम बात की है। उनके बारे में जितनी बात की जाए, प्रदेश में नहीं अपितु पूरे देश में रमा रमण उस IAS अधिकारी का नाम है जिसको देश का तकरीबन चलता फिरता हर व्यक्ति जानता है उस नाम को। हमारी ईश्वर से कामना है कि रमा रमण जी जो कार्य अब तक नहीं कर पाए हैं, जो उनकी इच्छाएं रह गई हैं समाज के लिए करने की, ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे और वो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और समाज के लिए जैसे वो अभी तक देते आए हैं समाज को,
वैसे ही चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना करने पड़े, आगे भी वो अपने संघर्षों के जरिए, अपने सर्विस के माध्यम से समाज को देते रहेंगे। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उन्हें सौंपा है रेशम, हथकरघा और वस्त्रोद्योग का जिम्मा, मुझे उम्मीद है कि रमा रमन जी के रहते हुए ये बहुत आगे जाएगा। जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक उनके भलाई के लिए ही काम करते रहेंगे। मैं आप सब लोगों को इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग अपनों का और समाज का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।